Today we are going to start a new chapter number 5, coal and petroleum. वैसे तो आप इसके नाम से ही जानते हो कि व्हाट इज़ कोल, कोयले को बोलते हैं अपन पेट्रोलियम. पेट्रोलियम डजंट मीन पेट्रोल. पेट्रोलियम में बहुत सारे मिक्सचर होते हैं, डीजल, पेट्रोल, जेली, वेसलिन जेली जो अपन लगाते हैं, ठीक है, पेट्रोलियम जेली जिसे कहते हैं, कोल टार, बहुत सारे है ना इसमें मिक्सचर्स होते हैं अलग अलग चीज़ों के. We use various material for our basic needs. Some of them are found in nature and some have been made by humans. अपन को पता है अपन बहुत सारी चीज़ें डेली लाइफ में यूज़ करते हैं जिसमें से कुछ चीज़ें नेचर में ऑलरेडी मिलती है अपन को और कुछ चीज़ें अपन बनाते हैं, इंसानों द्वारा बनाई गई है ह्यूमन एफर्ट्स डाल के. Does this list include air, water, soil and minerals? No, because ये सब तो क्या है नेचर में ऑलरेडी है. Since all these are obtained from nature, ये नेचर से मिलते हैं हमको सारे, इसलिए मैंने क्या कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज, वो पदार्थ जो हमको नेचर से मिलते हैं, ठीक है. सिंस दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द, अंडरलाइन कर सकते हो आप इसको, दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. कैन एयर, वाटर एंड सॉइल बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़? एग्जॉस्टेड मतलब ख़त्म होना. एग्जॉस्टेड का मतलब क्या होता है? ख़त्म होना. तो अपन ह्यूमन एक्टिविटीज़ यानी इंसानों द्वारा की गई जो चीज़ें हैं उनसे क्या ये ख़त्म हो सकते हैं? नहीं. एयर तो कभी भी ख़त्म नहीं होगी, भले अपन उसमें पोल्यूशन फैला दें, है ना, गंदा कर दे, पर ख़त्म तो कभी नहीं हो सकती एयर. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट इन क्लास 7th कि इज़ वाटर अ लिमिटलेस रिसोर्स? पानी, देखो पानी एक लिमिटलेस रिसोर्स नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो बारिश होगी, पूरी धरती पे कहीं ना कहीं पानी हमेशा अवेलेबल रहेगा. बट स्टिल ख़त्म कैसे हो जाता है ये कि वो सारा पानी कहाँ चला जाता है? ओशियंस में चला जाता है, और ओशियंस का पानी अपने लिए यूज़फुल नहीं है, इसीलिए पानी की दिक्कत है. वरना पानी बहुत क्वांटिटी में अवेलेबल है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो बारिश हो ही रही है, बाढ़ जहाँ आ रही है वहाँ कितना पानी आता है ना, और ज़मीन में भी जाता ही है कुछ ना कुछ, तो पानी तो ख़त्म नहीं हो रहा. पर अपन को उसको मैनेज, अब देखो एक चीज़ होती है मैनेज करना और एक चीज़ होती है कि अवेलेबल ही नहीं होना. अगर अपने पास कोई चीज़ अवेलेबल है, एक जगह ज़्यादा है और एक जगह कम है, एक जना बहुत ज़्यादा अमीर है, दूसरा बहुत गरीब है, तो अपन उसको मैनेज कर सकते हैं, दोनों को बराबर कर सकते हैं, है ना. वरना तो पुअर वाले को सफ़र करना ही पड़ेगा, इसीलिए अपने को सफ़र करना पड़ रहा है पानी के लिए, क्योंकि अपन उसको प्रॉपरली मैनेज नहीं कर रहे हैं. इन द लाइट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेज इन नेचर, नेचुरल रिसोर्सेज को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. नेचुरल रिसोर्सेज को इनएग्जॉस्टेबल एंड एग्जॉस्टेबल, ठीक है. दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन, अंडरलाइन कर लेना इन डेफिनेशंस को. दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज. सनलाइट और एयर, अपन थोड़ी सनलाइट को कभी ख़त्म कर सकते हैं, चाहे कितनी कोई सी भी एक्टिविटी परफॉर्म कर ले, है ना, और एयर को भी. सेकेंड है, इसलिए वो कैसे हैं? इनएग्जॉस्टेबल है, यानी कभी ख़त्म नहीं होंगे, ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं. सेकेंड, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ठीक है, बनते तो नेचर में ही हैं बट स्टिल ये लिमिटेड है, यानी अपन ने ज़्यादा इस्तेमाल किया तो ख़त्म हो जाएंगे. इनकी एग्जांपल्स क्या है? फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस. अब देखो पेड़ है तो नेचुरल रिसोर्स, पर अगर अपन सारे पेड़ इस्तेमाल करते जाएंगे, यानी काट लेंगे, उनसे चीज़ें ले लेंगे, दूसरे उगाएंगे नहीं, तो कभी ना कभी ख़त्म हो सकती है वो चीज़ें. जंगल, आपको पता है जंगल में आग लग रही है, बहुत सारे केसेस अभी रिसेंट हो रहे हैं, तो वो ख़त्म हो रहे, पूरे के पूरे जंगल के जंगल ख़त्म हो रहे हैं. और आपको पता है जंगल बनाया जाना बहुत मुश्किल चीज़ है ना, सालों लग जाते हैं जंगल पूरा, अगर अपन मैन मेड फॉरेस्ट भी होते हैं क्योंकि, तो वो बनाने में काफ़ी साल जा सकते हैं आपके. इसीलिए जो नेचुरल रिसोर्सेज ये वाले हैं वो ख़त्म हो सकते हैं कभी ना कभी, पर इंसान अगर उसको सोच समझ कर यूज़ करे, तरीके से इस्तेमाल करे, तो वो चीज़ें हमेशा बरकरार भी रह सकती है. इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना. पेट्रोलियम हुआ, कोल हुआ, कोयला, अपन को पता है इसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स, लाखों साल लग जाते हैं, और अगर अपन इसी तरह से इस्तेमाल करते रहे तो ख़त्म हो जाना है ना एक दिन, और बनने में तो बहुत टाइम लगेगा लेकिन ख़त्म होने में कम टाइम लग रहा है. इसीलिए नेचुरल गैस हुई, पेट्रोलियम, पेट्रोल के पदार्थ हुए, क्योंकि ये माइनिंग होती है, इनके एक्सट्रैक्शन होते हैं, इनको निकाला जाता है, तो ये इस तरह से हो सकते हैं ख़त्म. तो इसने एक एक्टिविटी परफॉर्म की, इसने क्या किया, 3 ग्रुप बनाए, एक में 1 जना है, एक में 2 जने हैं, एक में 4 स्टूडेंट्स हैं. स्टूडेंट्स ले लिया इसने. अब क्या करा है इसने, फर्स्ट को एक जने को फर्स्ट जनरेशन माना, फिर उससे दो जनरेशन सेकेंड जनरेशन हो गई,
फिर जो 4 वाले हैं वो थर्ड जनरेशन हो गई, क्योंकि अपन इसमें कुछ पढ़ना चाह रहे हैं। देखो किस तरह से पढ़ेंगे। फिर अपन ने इनको इन ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। एज पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन हैव लार्जर नंबर ऑफ कंज्यूमर। देखो पहले में एक ही कंज्यूमर था, फिर सेकेंड जनरेशन आई तो 2 कंज्यूमर, क्योंकि अपन देख रहे हैं ना अपनी पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। 130 करोड़ हो गए अपन 50 करोड़ से, सिर्फ लगभग ऑलमोस्ट 70 सालों में। तो वो जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो थर्ड जनरेशन में आते आते 4 लोग हो गए, 4 स्टूडेंट्स हो गए। पर अपने यहाँ देखो थर्ड आते आते नेक्स्ट जनरेशन कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी। तो अपन ने एक कंटेनर रख दिया टेबल पे, उसको फर्स्ट जनरेशन ने पिया या खाया, जो भी उसमें चीज़ आप भर दो, ठीक है। उसको ईटेबल्स, उसमें कुछ खाने की चीज़ें रख दी मान लो, और फर्स्ट जनरेशन के सामने रखी, फिर उसने खाई। फिर उसने मान लो थोड़ा खाया और थोड़ा सेकेंड जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन कर दिया। तो नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करने वाले के पास कम अवेलेबिलिटी हो गई, यानी उसके पास पूरा का पूरा भरा हुआ कंटेनर नहीं होगा, अब की बार कुछ खाली होगा। तो सेकेंड जनरेशन ने खा लिया, फिर थर्ड जनरेशन ने को पास कर दिया। तो अब आप देख रहे हो थर्ड जनरेशन के पास बहुत ही कम चीज़ है खाने के लिए। तो उसी तरह से क्या है अपने, अब देखो अगर फर्स्ट जनरेशन बहुत लालची हो जाती है यहाँ पे, वो पूरे को पूरा कंटेनर ही खाली कर देती, तो सेकेंड और थर्ड जनरेशन के लिए कुछ बचता ही नहीं, है ना। आपके आने वाली जनरेशन ही तो नेक्स्ट जनरेशन होगी। तो अपने को क्या करना है, अपनी नेक्स्ट जनरेशन का भला सोचना है, लालची नहीं बनना है। अपन लालची बनकर सारा का सारा अभी इस्तेमाल कर रहे हैं और नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ भी बच नहीं रहा है। तो ये इस एक्टिविटी से क्या समझाना चाह रहा है कि अगर फर्स्ट जनरेशन, पहली जनरेशन ही इस तरह से इस्तेमाल कर लेगी बहुत ज़्यादा, या फिर सेल्फिश हो जाएगी, अपने लालच के लिए चीज़ों को यूज़ करेगी, तो सेकेंड और थर्ड जनरेशन को बहुत सारे क्राइसिस देखने पड़ सकते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखनी पड़ सकती है। उन लोगों के पास कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन अपन बहुत ज़्यादा पेड़ इस्तेमाल कर लेंगे तो उनके आने वाली जनरेशन के पास मे भी प्रॉपर ऑक्सीजन अमाउंट अवेलेबल ना हो, है ना। बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। तो इस एक्टिविटी से समझ आ रहा है कि अपने आने वाली जनरेशन सफ़र कर सकती है अगर अपन ने अभी सही सोच समझकर इस्तेमाल नहीं किया प्रोडक्ट्स को, जो अपन को मिल रही चीज़ें, ठीक है, रिसोर्सेज मिल रहे हैं, उनको ढंग से इस्तेमाल नहीं किया। तो अज्यूम दैट द टेबल्स इन द कंटेनर रिप्रेजेंट टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ, अब ये इसको किससे कंपेयर कर रहा है कि मान लो वो जो कंटेनर में खाने की चीज़ें थी वो अपना रिसोर्स है, कोल पेट्रोलियम लाइक। तो पहली जनरेशन ने अगर कोल पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया, है ना, क्योंकि सब जनरेशन का एक अलग अलग इस्तेमाल करने का तरीका है। जैसे अब अपन कोयला कम इस्तेमाल करते हैं पहले की बजाय, पहले की जनरेशन कोयला बहुत ज़्यादा, क्योंकि हर चीज़ में कोयला यूज़ होता था, खाना बनाने में से लेके, ठीक है, ट्रेन चलने में, सब में। तो हर जनरेशन का कंज्यूमशन पैटर्न, यानी कंजम्पशन पैटर्न, यूज़ करने का पैटर्न जो है अलग अलग हो सकता है, ठीक है। अर्लियर जनरेशन में अगर मान लो बहुत कंसर्न हुई, यानी फर्स्ट जनरेशन वाले अगर बहुत ज़्यादा कंसर्न, यानी उनके लिए वरिड हुए, दूसरी जनरेशन के बारे में सोचने वाले हुए, तो वो आने वाली जनरेशन के लिए चीज़ें बचाएंगे। और अगर नहीं हुए तो वो कुछ भी नहीं बचा पाएंगे, सेल्फिश हो गए अगर। तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि अपन आगे क्या जनरेशन को दिखा सकते हैं। इन दिस चैप्टर विल लर्न अबाउट सम एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। अपन किन के बारे में पढ़ने वाले हैं, ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में जो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। दीज वर फाउंड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डेड रिमेन्स को, यानी मर जाने के बाद उनकी जो चीज़ें अंश बच जाते हैं, उन्हें अपन फॉसिल्स कहते हैं। और इससे निकलने वाले, इससे बनने वाली चीज़ें क्या कहलाती है, फॉसिल फ्यूल्स कहलाती हैं, ठीक है। तो इसको आपको अंडरलाइन कर लेना है। ये क्या कहलाती हैं, फॉसिल फ्यूल्स कहलाती है। सबसे पहला फॉसिल फ्यूल पढ़ रहे हैं अपन, कोल। यू मे हैव सीन कोल और हर्ड अबाउट इट। आपने देखा होगा कोयला, सुना भी होगा इसके बारे में। इट इज़ अ हार्ड एज स्टोन, भाटे की तरह बहुत हार्ड होता है ये, एंड इज़ ब्लैक इन कलर, और कैसा होता है कलर में, काला होता है। कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल्स यूज टू कुक फूड, है ना, खाना बनाने में इस्तेमाल होता है। इनफैक्ट अभी भी अपन धूनी लगाते हैं या कभी बाटी बनाते हैं कोयले वाली, तो उनमें भी अपन यूज़ करते हैं। अर्लियर इट वॉज यूज इन रेलवे इंजन्स टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन। तो पहले ये ट्रेनों में यूज़ होता था। तो ट्रेन के इंजन में फ्यूल कौन सा डाला जाता था, कोयला डाला जाता था, और उससे स्टीम बन जाती थी। उसको वेपर करते थे, उसको हीट करते थे, तो उससे स्टीम बन जाती थी और उस स्टीम से इंजन चलता था। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और कहाँ यूज़ होता है ये, थर्मल पावर प्लांट्स,
यानी वो पावर प्लांट जहाँ पावर जनरेट किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है कोयले को इस्तेमाल करके, उसे थर्मल पावर प्लांट कहते हैं। ठीक है, थर्मल यानी हीट होता है, थर्मल वर्ड का मीनिंग। तो जहाँ हीट रिलीज़ हो, कोयले को जलाने से हीट निकलती है, उस हीट को इस्तेमाल करके वो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। कोल इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज़। इसके अलावा बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में भी कोयला एज अ फ्यूल काम आता है। फ्यूल यानी वो जो अपनी मशीन को चला दे है ना। तो जैसे कोल आयरन भी होती है, कोयले से चलने वाली आयरन, तो उसमें भी वो काम आता ही है। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में भी इस तरह से काम आता रहता है। स्टोरी ऑफ कोल यानी इसकी कहानी क्या है, कहाँ से मिलता है हमको और किस तरह से मिलता है, कैसे बनता है, कितना टाइम लग जाता है, वो सब बातें अपन देख रहे हैं इसमें। About 300 million years ago, the earth had dense forest and low-lying wetlands area. 300 मिलियन, 1 मिलियन में देखो 10 लाख होते हैं, 10 lakhs होते हैं 1 मिलियन में, तो अप्रॉक्स 300 मिलियन ईयर्स पहले बहुत ज़्यादा डेंस घने जंगल हुआ करते थे, फॉरेस्ट लो लाइंग वेटलैंड्स एरिया में, यानी जो थोड़े लेवल से नीचे हो, उन एरियाज़ में इतने घने जंगल हुआ करते थे। तो कभी नेचुरल प्रोसेसेस की वजह से, लाइक कौन से होते हैं नेचुरल प्रोसेस, बाढ़ आना, अर्थक्वेक आना, सुनामी आना, ये सारे बहुत जंगलों में आग लग जाना, ये सारी चीज़ें नेचुरल प्रोसेस। तो इनमें से कभी कभी जो नेचुरल प्रोसेस होता था उसकी वजह से ये फॉरेस्ट जो थे क्या हो जाते थे, मिट्टी के अंदर दब जाते थे। अब अगर बाढ़ आ गई मान लो, तो बाढ़ आने पे बहुत टाइम तक पानी भरा रहता है, तो वो क्या होते हैं अंदर सॉइल आ जाती है ऊपर बाद में, तो वो अंदर चले जाते हैं उसके। ठीक है, तो धीरे धीरे करते करते ऐसे मतलब काफ़ी 300 मिलियन साल में तो बहुत सारे नेचुरल प्रोसेस हो गए होंगे, अर्थक्वेक भी आया होगा, ये सब। तो तब जा कर के वो मिट्टी के अंदर पूरे नीचे चले गए, और उसके बाद वहाँ पे उनको क्या होता है, एज मोर सॉइल डिपॉजिटेड ओवर दैम दे वर कंप्रेस्ड। अब ऊपर आपके ऊपर कोई बहुत सारी मिट्टी डाल देगा तो आपको थोड़ी सांस आएगा, है ना। तो अंदर ही अंदर बैक्टीरिया उनमें लग जाते हैं, वहाँ तो अंदर कुछ ऑक्सीजन तो प्रॉपर इतना अच्छे से जाता नहीं जितना बाहर रहता है, या जो उनको चाहिए CO2 वगैरह। तो अंदर क्या होते हैं, वो कंप्रेस्ड होने लगते हैं, उन पर प्रेशर पड़ता है, बहुत ज़्यादा दबाव पड़ने लगता है। द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दे सैंक डीपर एंड डीपर। और अपन को पता है जैसे जैसे अर्थ के अंदर जाते जाते टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है, तो वो जैसे जैसे बर्ड हो रहे थे, अंदर दब रहे थे, वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जा रहा था और टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा था। तो इन दोनों रीज़न की वजह से अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल। तो इतने ज़्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से वो कोयले में बदलने लगे। ये जो डेड प्लांट्स, एनिमल्स के रिमेन्स थे उनकी, है ना, वो सब किस में बदलने लगे, कोयले में बदलने लगे। एज कोल कंटेन्स मेनली कार्बन। कोयले में होता क्या है, सिर्फ कार्बन ही तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। दिस लुक, तो कार्बन होने की वजह से कोयले में ये जो प्रोसेस है ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल, यानी जो डेड वेजिटेशन था, प्लांट्स, डेड एनिमल्स, ये सब जो अंदर दब गए थे, उनका धीरे धीरे कोयले में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, कार्बनाइजेशन। और ऐसा क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि कोयले में ज़्यादातर क्या होता है, कार्बन। तो आपको इसको अंडरलाइन कर लेना है, व्हाट इज़ कार्बनाइजेशन। सिंस इट वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, कोल इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए फॉसिल फ्यूल। क्योंकि मैंने बताया था आपको फॉसिल्स किसे कहते हैं, किसी भी वेजिटेशन का, प्लांट का, एनिमल का डेड रिमेन्स, उन्हें फॉसिल्स कहते हैं। तो इसको है ना, तो जो कोयला है उसको फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये फॉसिल से बना है, यानी रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन से बना है इसको, इसलिए हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। इसको आप अंडरलाइन कर लेना है आपको इसको। तो ये देखो, ये दिखा रखा है कोल माइन, यानी इसकी माइनिंग होती है, कोयला निकाला जाता है ना खदानों में से। तो एक कोयले की खदान आपको दिखा रखी है इस पिक्चर में, इस तरह से दिखती है, और उसकी माइनिंग यहाँ से की जाती है। When heated in air, coal burns and produces mainly कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता है, आप घर में कोयला जलाते हो ना सिगड़ियों में, सर्दियों में, तो जब कोयला जलता है तो क्या निकलता है, CO2 गैस निकलती है। इसीलिए ज़्यादा अगर आप कमरा बंद करके सिगड़ी जलाते हो तो आप मर सकते हो, क्योंकि क्या होता है, बहुत ज़्यादा CO2 रिलीज़ होता है उन कोयलों से, और वो आपके अंदर ब्लड में चला जाता है। और ब्लड में अगर कोयले से निकलने वाला CO2 चला जाएगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपका खून जम जाएगा, फ्लो नहीं हो पाएगा ब्लड, और आप मर सकते हो। इसलिए कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी है, ठीक
ठीक है। कोल इज़ प्रोड्यूस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट सच एज कोक, कोल टार एंड कोल गैस। अब इस इंडस्ट्री में देखो, ये माइनिंग में तो क्या होता है, सबके सब मिक्सचर में निकल जाते हैं। तो वहाँ से कोल बाद में जो कोयला निकलता है उसको बाद में प्रोसेस किया जाता है इंडस्ट्रीज़ में, यानी जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगती है वहाँ पे कोल को प्रोसेस करके, यानी उस पर अलग अलग चीज़ें अप्लाई करके उससे बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट निकाले जाते हैं। वो प्रोडक्ट कौन कौन से है, कोक है, कोल टार है और कोल गैस। तो ये 3 चीज़ें हैं जो हम कोयले से निकालते हैं और उनको अलग अलग जगह इस्तेमाल करते हैं अलग अलग फॉर्म में। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।